नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। हरिद्वार की भगवानपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए कल यानी कि बुधवार को काउंटिंग होगी। प्रशासन ने मतगणना के लिए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस की ममता राकेश और बीजेपी के राजपाल सिंह के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि निर्दलीय और यूकेडी का उम्मीदवार भी मैदान में है। आपको बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव हुआ और अब सबकी नजरें नतीजों पर हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए नरेश गुप्ता हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। नरेश, जानना चाहेंगे क्या उम्मीद है, लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि किस तरफ जो है वो ऊंट करवट लेगा? साथ ही आपसे सुरक्षा व्यवस्था की भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। आशुतोष, देखिए मैं बताऊं कि मतगणना का कार्य सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। रोशनाबाद जिला कलेक्ट्रेट में मतगणना होगी और मतगणना के लिए सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे। 14 टेबल लगाई गए हैं और 3 घंटे में 10 राउंड होंगे। 10 राउंड की गिनती होगी और करीब 3 घंटे में परिणाम सामने आ जाएंगे। और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है, टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही बताई जा रही है, लेकिन जातीय आधार को देखते हुए और सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश चूंकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में रही हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो उनको कहीं सहानुभूति का भी वोट मिलेगा। तो अभी तक कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि विजय श्री कांग्रेस को ही हासिल होगी और यदि कांग्रेस को ये सीट मिल जाती है तो राज्य विधानसभा में कांग्रेस के पास 36 विधायक हो जाएंगे और फिर हरीश रावत सरकार को सरकार चलाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया नरेश इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। उधर उत्तराखंड के पावर प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है और प्रभाव बताने को कहा है, जिस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये राज्य के स्टैंड की जीत है। दरअसल राज्य में 24 पावर प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी गई थी और इन्हें आपदा की वजह बताया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये हमने जो स्टैंड ली है उसकी जीत है और मैं अपने अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने बड़े मजबूती के साथ हमारा पक्ष केंद्र सरकार के सम्मुख रखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक ऐसे आवरण बना दिया गया था रवि चोपड़ा कमेटी का जिसके आगोश में सारे उत्तराखंड के हाइडल प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। हम उसको तोड़ने में, उस मिथ को तोड़ने में सफल होंगे और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अनुतगत्वा हमारे पक्ष में जाएगा, क्योंकि कोई भी कानून जो है विभेदकारी नहीं हो सकता है। आप उत्तराखंड के लिए एक लॉ बनाएंगे और शेष भारत के लिए दूसरा लॉ बनाएंगे। हमारे ऊपर जो चीज लागू की जा रही है उसको हिमाचल पर और जम्मू कश्मीर पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, अरुणाचल पर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जल्द कैबिनेट विस्तार की बात कही है। उनके मुताबिक 4 धाम समेत कई महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्तता के चलते वो कैबिनेट विस्तार नहीं कर सके थे, लेकिन अब जल्द ही वो आलाकमान से इस बाबत चर्चा करेंगे। दरअसल पीडीएफ कोटे से मंत्री रहे सुरेंद्र राकेश की मौत के बाद रावत मंत्रिमंडल में एक सीट खाली पड़ी है, जिसके लिए पार्टी के कई नेता नजरें बिछाए हुए हैं। बहुत सारे 4 धाम यात्रा के कई तरीके के ऐसे काम आ गए हैं जिन कामों पर फोकस है और जैसे ही इन कामों से फोकस हटता है तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में जो रिक्त पड़ी हुई सीट है उसके भरने के लिए भी मैं पार्टी हाईकमान के पास जाऊंगा। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा के लिए कुमाऊं मार्ग खोलने की मांग की है। उनके मुताबिक रामनगर गैरसैंण मार्ग पर सुविधाएं बढ़ाई जाएं ताकि श्रद्धालु कुमाऊं मार्ग से सीधे बद्रीनाथ जा सकेंगे, जो कम खर्चीला भी होगा। वहीं बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं में वैजनाथ धाम, पूर्णागिरि धाम और नानक मत्ता साहिब में भी सुविधाएं बढ़ाने की मांग की है। 4 धाम यात्रा हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत ही महत्व वाली यात्रा है। इस यात्रा से काफी सारी चीजें होती हैं। अच्छा होगा कि इस यात्रा से पूरे प्रदेश को जोड़ा जाए और उसका आवागमन अभी हमारे ऋषिकेश वाले रास्ते से ज्यादा होता है। इस रास्ते से भी होने से क्या है कि उधर बरेली क्षेत्र से, उधर उत्तर प्रदेश से जो तमाम लोग आना चाहते हैं उनके लिए अगर वो रास्ता और सुगम बना दिया जाए, रामनगर से गैरसैंण होते हुए जो रास्ता हमारा आता है, तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे यहाँ आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी और आने वाले लोगों को थोड़ा आसानी भी होगी। और खटीमा में प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने 2017 के चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और संघ के स्वयंसेवक हैं, लिहाजा पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देगी उसको वो निभाएंगी।
तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता है, भारत माता की सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो और जोर से लगेंगे। धन्यवाद। और उत्तराखंड में बीजेपी ने 2017 चुनाव के लिए कसरत शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी के नेता अभी ये साफ नहीं कर रहे हैं कि पार्टी चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी या कि नहीं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के प्रभारी श्याम जाजू जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम वर्ष 2017 की तैयारी की बात करें तो कुछ समय पहले जब चुनाव हुआ था तो आप एक चेहरे के साथ यहां पर आए थे। अगर हम वर्ष 2017 की बात करें तो क्या आप चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी एक केडर पार्टी है। केडर के माध्यम से हम चुनाव में उतरते हैं। 2017 की चुनाव की तैयारी का ही पार्ट है। हमने इस प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा, यानी हमारी पहली जो सदस्यता थी उसके 7 गुना ज्यादा हमने मेंबरशिप बढ़ाई है। सभी तबकों में, सभी वर्गों में, सभी जिलों में, सभी मंडलों में एक भी एरिया ऐसा नहीं कि जो अस्पर्शित रहा है। तो ये सब लोगों को हमने पार्टी से जोड़ा है। अब उनको कंसोलिडेट करके पार्टी के नए पदाधिकारी बनेंगे। 2017 की चुनाव की तैयारी स्वाभाविक रूप से तैयार होगी। उसकी स्ट्रेटेजी इतने जल्दी डिक्लेयर करना ये प्री मैच्योर होगा। आज उसके बारे में आज हम यहाँ से कुछ नहीं बोलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पहले जब सेंटर में चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी जी के नाम की घोषणा काफी समय पहले ही कर दी थी और उसी का परिणाम हुआ आज आप लोग केंद्र में सत्ता में काबिज हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप कह रहे हैं जल्दबाजी है, अभी नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि अब से रणनीति शुरू हो जानी चाहिए? पार्टी की हर राज्य के लिए, केंद्र के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। उस एरिया के अनुसार पार्टी को निर्णय करने पड़ते हैं। कई बार हम पार्टी का नेता घोषित करते भी है और कई बार ना घोषित करके हमने हरियाणा में घोषित नहीं किया, महाराष्ट्र में नहीं घोषित किया था, झारखंड में नहीं घोषित किया था। तो इसके लिए कोई यूनिफॉर्म नियम नहीं है। पार्टी परिस्थिति का आकलन करके इसका निर्णय करेगी और निश्चित रूप से उचित समय पर आपको मालूम पड़ेगा। और नैनीताल के आसपास के इलाकों में भूमाफियाओं का जाल बढ़ते जा रहा है और यहां कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। जी संगम पर इस खबर के दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की है। ये है नैनीताल का पंगूट गांव। खेती के लिहाज से बेहद अहम और सौंदर्य वो तो देखते ही बनता है। ऊपर नीला आसमान और सामने सुंदर पहाड़ियां किसी का भी मन मोहने के लिए काफी हैं। लिहाजा यहाँ भूमाफियाओं ने भी पांव पसारना शुरू कर दिया है और कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं और अब पूरा गांव कंक्रीट के जंगलों में तब्दील सा हो गया है। अंधाधुंध जमीन का विध्वंसन होता जा रहा है। पहाड़ जो है दिन पर दिन कटते जा रहे हैं। नदियां अपना रूप बदलते रह रही हैं, जिसके कारण पहाड़ विध्वंसी के कगार में है। उसका पंगूट का क्षेत्र रहा हो या भीमताल का क्षेत्र रहा हो, रामगढ़ का क्षेत्र रहा हो, जो बहुत अच्छे सुंदर इलाके रहे हैं, वहां भी एक प्रकार से जमीनों की बड़ी लूट खसोट की गई है। जो लोग भूमाफिया है वो पैसे से और पॉलिटिकल उनको जो प्रोटेक्शन मिला है उससे मजबूत है। तो जो साधारण आदमी है कई बार उसकी बात आगे नहीं आ पाती है। जिला प्रशासन के उचित कार्रवाई उस संदर्भ में करनी चाहिए और इसको जो हमारे मानक हैं उसके जो विरुद्ध है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और जिलाधिकारी ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों को अवैध निर्माण तोड़ने, निर्माण कार्य रोकने और भवन को सील करने के लिए अधिकृत किया है। मौजूदा नियम कहते हैं कि 3 मंजिल से ऊपर भवन नहीं बनना चाहिए, 11 मीटर से ऊपर उसकी हाइट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन नियमों को ताक पे रखते हुए काफी जगह इनका वायलेशन किया जा रहा है। तो जो हमारी पहाड़ की तहसील्स हैं, बेतालघाट, धारी, नैनीताल खुद, इन सब में एसडीएम्स को अधिकृत किया गया है कि ऐसे जितने भी निर्माण हैं जो कि वायलेट करते हुए पाए जा रहे नियमों को, इनको तत्काल रूप से रोक दिया जाए और इनको यथासंभव सील भी कर दिया जाए। दरअसल मौजूदा मानकों के मुताबिक 3 मंजिल से ज्यादा और 11 मीटर से ज्यादा ऊंचा भवन निर्माण वर्जित है। खासकर जिले के धारी, बेतालघाट, भीमताल और नैनीताल से सटे इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नैनीताल में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की फसल का भारी नुकसान हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक जिले के करीब 57% फसल बर्बाद हो गई है। जिला प्रशासन ने शासन से 30 करोड़ रुपए की डिमांड मुआवजे के लिए की है और नैनीताल की टीम का कहना है कि मुआवजे की राशि मिलते ही रिमोट इलाके में गांव को कवर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।
और असमय बारिश भी हुई है, इससे काफी फसलों को नुकसान हुआ है। हमारे जनपद में 57% जो फसल है वो रिपोर्टेड है कि डैमेज हो चुकी है, क्षति पहुंची है। इसके एवज में लगभग 30 करोड़ रुपए की डिमांड गवर्नमेंट से की गई है ताकि जिनका भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। जो ज्यादा क्रिटिकल विलेजेस हैं उनको हमने वरीयता क्रम में ऊपर रख दिया है। हम वेट कर रहे हैं, जैसी धनराशि आती है तो जो मौजूदा मानक हैं उसके अनुसार इस धनराशि का वितरण किया जाएगा। बेमौसम बारिश से पहाड़ों पर फसल चौपट हो गई है। खासकर तराई और भावर इलाके में भारी नुकसान हुआ है। आलम यह है कि फसल खेतों में ही सड़ गई है, जिससे किसानों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा होने लगा है। ये हालात किसी एक जगह के नहीं है, बल्कि पूरी खेती इसी तरह से चौपट हो चुकी है। बेमौसम बारिश ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है, जिससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आलम यह है कि अब किसानों के सामने बीज बचाने का संकट खड़ा हो गया है। तो ये बेमौसम की बरसात लगी है, इससे किसानों की तो लगभग 100% फसल खत्म हो चुकी है। गेहूं में पानी पड़ने के बाद, हवा लगने के बाद गेहूं जब नीचे पड़ जाता है, उसके बाद गेहूं काला पड़ गया। इधर अधिकारियों का कहना है कि फसल को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी और उसके बाद ही किसानों को किसी प्रकार की मदद मिल सकेगी। बारिश के साथ हवा चल रही है, बारिश आई है, इससे गेहूं की फसल कुछ स्थानों पर गिर गई, जैसे लालपानी आमसौल में गिर गई है। तो हम सर्वे करके उसकी सूचना एकत्र करके अपने उच्च अधिकारियों को भेज रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में फिर बारिश हो सकती है, यानी जो फसल थोड़ी बहुत बची है उसको समेट पाना भी किसानों के लिए आसान नहीं होगा। कोटद्वार से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर कोटद्वार के गब्बर सिंह आर्मी मैदान में इन दिनों सेना की भर्ती चल रही है। 11 अप्रैल से शुरू हुई ये भर्ती 16 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें सीमा पर तैनात होकर देश सेवा करने का सपना पाले दर्जनों युवाओं को मौका मिलेगा। ये युवा जोश से लबरेज हैं। सपना है सीमा पर तैनात होकर देश की सेवा करना, जिसके लिए ये नौजवान न केवल गढ़वाल के कोने कोने से पहुँचे हैं, बल्कि देश के कई भागों से आए हैं और भर्ती में खूब पसीना बहा रहे हैं, ताकि आगे की राह आसान हो और गौरवशाली सेना का हिस्सा बन सके। हालांकि सेना के अधिकारियों का कहना है कि बीते सालों के मुकाबले इस बार उतनी तादाद में युवा नहीं पहुँचे जिसकी उन्हें उम्मीद थी। वहीं भर्ती के लिए पहुँचे युवा बीते सालों के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर भी हैं। खासकर सीने की चौड़ाई और लंबाई की माप कम होने से अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो रहे हैं। इस बार जो यूथ का रिस्पांस था इतना ज्यादा अच्छा नहीं मिला हमें, क्योंकि पिछली बार इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा थी। इस बार स्ट्रेंथ कम आई है, और लेकिन फिर भी हमारा एंडेवर है बेस्ट इसमें से लेना। इस बार यूथ का हमने देखा कि इनकी कुछ हाइट भी कम निकल रही है और चेस्ट में ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है। दैट मीन्स उनकी फिजिकल एबिलिटीज जरा कमजोर पाई जा रही है। 11 अप्रैल से शुरू हुई ये भर्ती परीक्षा 16 अप्रैल तक चलेगी। इस दौरान जो भी युवा भर्ती परीक्षा में पास हो जाएंगे, उन्हें गौरवशाली सेना का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। कोटद्वार से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देश भर में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। देहरादून में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बाबा साहेब ने पूरे देश को संविधान के जरिए एक सूत्र में पिरोया और आज भारत महाशक्ति बनने जा रहा है। पूरी दुनिया इस दिन को एक प्रकार से मुक्ति और उत्थान दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने शोषित पीड़ित मानवता को रास्ता दिखाने का काम किया और एक प्रकार से वो गांधी के पूरक थे, और उन्होंने जो संविधान हमको दिया वो इतना महान संविधान है कि उसके रास्ते पे चलते हुए भारत अब एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और अब खबर एक नजर पर नजर डालते हैं। देहरादून के चंद्रबनी में शख्स ने आपसी विवाद के चलते फायरिंग कर दी है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। आरोपी शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। देहरादून में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में लूटपाट हुई, जहां 2 बदमाशों ने बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर लूटपाट की है। इन बदमाशों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया और लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। धौरागढ़ पुलिस ने अवैध शराब के तस्करी के आरोप में शख्स को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से 144 शराब की बोतलें और एक गाड़ी बरामद की गई। और
श्रीनगर में गढ़वाल विद्यालय के छात्र संघ ने कुल सचिव का घेराव किया है। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय परीक्षा कॉपियां भेजने में लापरवाही बरती गई। बिना सुरक्षा कर्मियों के एम्बुलेंस में परीक्षा कॉपियां भेज दी गई। उधर कुल सचिव ने भविष्य में लापरवाही नहीं होने का भरोसा दिया। हरिद्वार में स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने मिशन इंद्रधनुष योजना का शुभारंभ किया और टीकाकरण को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने की बात कही। में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई गई। मौके पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और उनके पदचिन्हों पर चलने की बात कही गई। पिथौरागढ़ में भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और झांकियां निकाली गई। सरोवर नगरी नैनीताल में अंबेडकर जयंती मनाई गई और बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। देहरादून में फायर डे के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उन्हें याद किया गया। पुलिस के मुताबिक फायर डे सप्ताह मनाया जाए।